हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 24 से 27 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, काजा में। देखिए, हाल ही में वर्ल्ड का हाईएस्ट चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो ये बनाया गया है लाहौल स्पीति के स्पीति वैली के काजा में, और इसे स्थापित किया गया है गो इको कंपनी द्वारा। कंपनी का नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम है गो इको, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट चार्जिंग स्टेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अंडर विच कैंपेन वाज एन एग्जीबिशन ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट धालपुर विच वाज विजिटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल पीयूष गोयल। किस अभियान के तहत ढालपुर में हथकरघा और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसका केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने दौरा किया? देखिए, हाल ही में जो हमारे यूनियन कॉमर्स इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। तो वो कुल्लू के ढालपुर में भी गए, तो वहाँ पर एक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का जो है एग्जीबिशन लगाया गया था। तो किस कैंपेन के अंतर्गत लगाया गया था? तो ये लगाया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सेवा एंड समर्पण। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वो अग्रणी डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि आगे रहता है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के कार्य के लिए। और यहाँ पर ही है शरण विलेज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट विलेज है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की फील्ड में। तो कुल्लू के ढालपुर में एक एग्जीबिशन लगाई गई थी, और ये लगाई गई थी सेवा एंड समर्पण इस कैंपेन के अंतर्गत। और इसे विजिट किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री टेक्सटाइल पीयूष गोयल द्वारा, जो कि हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए हुए थे। कुछ अनाउंसमेंट भी की गई, जैसे कि कुल्लू का जो वीवर सर्विस सेंटर है उसे फुल फ्लैज सेंटर बना दिया जाएगा, और जो कुल्लू में डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा अगले 12 महीनों में। तो दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार भी काफ़ी कार्य कर रही है, जैसे कि जो हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं उन्हें ऑनलाइन बेचने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक एमओयू भी साइन किया गया है। इसे भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। What was the route of Lieutenant Colonel Shripad Shriram for which he has created Guinness Book of World Record for fastest solo cycling? लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपद श्रीराम का मार्ग क्या था, जिसके लिए उन्होंने सबसे तेज एकल साइकिलिंग के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने किस स्थान पर, यानी कि किस रूट से गए थे ये, जिसलिए कि इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये था लेह टू मनाली। देखिए, लेह से मनाली तक का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग के लिए, और ये बनाया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपद श्रीराम द्वारा। इन्होंने 472 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है 34 घंटे 54 मिनट में कंप्लीट किया। तो इनका नाम याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि इनका रूट क्या था। तो लेह से मनाली तक का इनका रूट था। Where is the headquarter of Bhagat Urban Cooperative Bank Limited, on which Reserve Bank of India has imposed a penalty of 15 lakh? बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 लाख का जुर्माना लगाया है? तो ये है सोलन में। देखिए, सोलन में स्थित है बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और इनके ऊपर 15 लाख रुपए का फाइन लगाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, क्योंकि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए जो रूल बनाए गए हैं उनको वायलेट किया है बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक द्वारा। इससे पहले भी इनके ऊपर फाइन लगाया गया था। वर्ष 2009 में 5 लाख रुपए का फाइन इम्पोज किया गया था आरबीआई द्वारा, क्योंकि जो नॉन एसएलआर की ट्रांजैक्शन की जो गाइडलाइन थी आरबीआई की, उन्हें वायलेट किया था इन्होंने। जो और बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसके चेयरमैन है पवन गुप्ता। 7 सितंबर 1970 को इसकी स्थापना की गई थी। Who has been appointed as head coach of रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टीम ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन चंडीगढ़? केंद्र शासित प्रदेश क्रिकेट संघ चंडीगढ़ की रणजी ट्रॉफी की टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है राजीव नैयर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिकेटर हैं ये, और पहले हिमाचल प्रदेश के क्रिकेटर रह चुके हैं ये। हिमाचल प्रदेश के चंबा के रहने वाले हैं ये। इनका नाम है राजीव नैयर, और अब इन्हें यूनियन टेरिटरी क्रिकेट एसोसिएशन चंडीगढ़ की रणजी ट्रॉफी टीम का हेड कोच बनाया गया है। इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है उसके सेलेक्टर भी रह चुके हैं ये। और इनके जो पिता थे मेजर एस सी नैयर, वो फर्स्ट कैप्टन थे हिमाचल प्रदेश की रणजी टीम के, यानी कि फर्स्ट एचपी की जो रणजी टीम थी उसके कैप्टन वो थे। इसके अलावा राजीव नैयर को परशुराम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। कुछ और भी इनके अचीवमेंट हैं, जैसे कि इनके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि इन्होंने वर्ष 1999 में बनाया था, लॉन्गेस्ट स्टे एट द विकेट, यानी कि जो क्रिकेट पिच है उस पर खेलते हुए सबसे लंबा समय इन्होंने बिताया था। इन्होंने पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर थे हनीफ मोहम्मद, उनका रिकॉर्ड तोड़ा था।
और ये फर्स्ट बैट्समैन बने थे हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने 952 रन स्कोर किए थे वर्ष 1999 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इसके अलावा ये फर्स्ट बैट्समैन हैं हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने की हिमाचल की टीम के लिए रणजी ट्रॉफी में सेंचुरी यानी कि शतक जड़ा था, सेंचुरी लगाई थी। इसके अलावा ये फर्स्ट बैट्समैन हैं हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा सर्विसेज और जम्मू कश्मीर इनके खिलाफ सेंचुरी लगाई थी। इसके अलावा ये फर्स्ट बॉलर हैं हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने कि रणजी मैच में 5 विकेट्स भी ली हैं। तो काफ़ी रिकॉर्ड हैं इनके नाम पर, इसीलिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये। University Institute of Technology HPU Shimla has signed an MOU with which organization for capacity building and providing industry exposure to students. यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी HPU शिमला ने क्षमता निर्माण और छात्रों को उद्योग प्रदर्शन प्रदान करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ। UIIT यानी कि यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि HPU के अंडर आता है और शिमला में ही है, तो UIIT HPU शिमला और SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड इनके बीच MOU साइन किया गया है ताकि जो भी यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग और इंडस्ट्री एक्सपोजर उन्हें प्रोवाइड किया जाए। SJVN इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नंदलाल शर्मा। How many industries of Himachal Pradesh are there in the red list recently assessed by the State Pollution Control Board? हाल ही में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मूल्यांकन की गई रेड लिस्ट में हिमाचल प्रदेश के कितने उद्योग हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 87। देखिए जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये हिदायत दी कि फिर से असेसमेंट करेगी कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो रेड लिस्ट में है, ऑरेंज लिस्ट में है, ग्रीन लिस्ट में है या वाइट कैटेगरी में है। तो 87 जो है वो रेड लिस्ट में है और 111 यानी कि 111 ऑरेंज लिस्ट में है, ग्रीन कैटेगरी में 79 है और वाइट कैटेगरी में है 137। बात करें इन कैटेगरीज के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, HS के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। देखिए जिन इंडस्ट्री सेक्टर का जो पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर है वो 60 या इससे ऊपर है वो आएंगी रेड कैटेगरी में। जिनका पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर जो है 41 से 59 है वो आएंगी ऑरेंज कैटेगरी में। जिनका पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर 21 से 40 है वो आएंगे ग्रीन कैटेगरी में। और जिनका पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर 20 तक है, 20 तक है, वो आएंगे वाइट कैटेगरी में। तो इनको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली वेयर वाज द कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाई लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल? हाल ही में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था मनाली में। इतना ही याद रखिएगा। डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु विल चेयर द 12 मेंबर नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? देखिए जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उसको फिर से बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए 12 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी का नाम है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। इसके चेयरपर्सन कौन होंगे? तो ये हैं कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। सबसे पहले समझते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की क्या होता है ये। देखिए जो भी हमारा सिलेबस है, टेक्स्ट बुक्स हैं, टीचिंग और लर्निंग प्रैक्टिसेस हैं, गाइडलाइंस हैं, इनके लिए जो भी सारी गाइडलाइन तैयार की जाती हैं उसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और अभी तक हमारे इंडिया में 4th नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क चला हुआ है जिसे कि NCERT द्वारा 2005 में पब्लिश किया गया था। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा 12 मेंबर की एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को फिर से डेवलप करेगी और ये किया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत। इसके चेयरमैन बनाए गए हैं कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन, जो कि वर्ष 1994 से लेकर 2003 तक इसरो के चेयरमैन भी थे। इसके अलावा वर्ष 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन भी थे कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन किसी न किसी में एग्जाम में आएगा ही आएगा। और ये जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है इसमें जो ये कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन है इन्हें कौन असिस्ट करेगा? NCERT के डायरेक्टर, वो हैं श्रीधर श्रीवास्तव। Which beach along with Puducherry's Eden Beach was awarded with the Blue Flag certification by Denmark's Foundation for Environment Education? डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा पुडुचेरी के ईडन समुद्र तट के साथ किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया? तो तमिलनाडु की है कोवलम। देखिए हाल ही में 2 बीचेज हैं इंडिया में, समुद्री तट हैं, एक है तमिलनाडु का कोवलम, दूसरा है पुडुचेरी का ईडन। इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है और किसके द्वारा दिया गया? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क। इसके अलावा 8 नॉमिनेटेड और बीचेज भी हैं जिन्हें पहले सर्टिफिकेट दिया गया था, उन्हें रीसर्टिफिकेट यानी कि दोबारा से सर्टिफिकेट भी दिया गया। ये इनका नाम लिखा गया, इनको रीड आउट कर लीजिएगा। वर्ष 2020 में इन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया था।
इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है उनके द्वारा बीच एनवायरनमेंट एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज ये कार्य भी चलाया गया है। इसके अंतर्गत जो भी हमारा कोस्टल एरिया है मरीन इकोसिस्टम है उसे प्रोटेक्ट और कंजर्व करना है। तो इस प्रोग्राम को याद रखिएगा। बात करें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की। देखिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कहाँ पर है, ये डेनमार्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अलावा ये किसके साथ मिलकर देते हैं? IUCN, UNWTO, UNEP और यूनेस्को, ये सभी मिलके इस कार्य को करते हैं, असेस करते हैं कि कौन सी बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देना चाहिए। और वर्ष 1987 में इसे शुरू किया गया था। वर्ष 2001 में जो यूरोप का ब्लू फ्लैग है उसे इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग बना दिया गया था। Which organization recently commissioned India's first CO2 कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन प्लांट एट जमशेदपुर झारखंड? हाल ही में किस संगठन ने जमशेदपुर झारखंड में भारत का पहला CO2 कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन प्लांट चालू किया है? तो ये किया है टाटा स्टील ने। देखिए टाटा स्टील भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिन्होंने कि कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन प्लांट शुरू किया है झारखंड के जमशेदपुर में। और इसकी कैपेसिटी है 5 टन पर डे। और इसका उद्घाटन किया गया टीवी नरेंद्रन जो कि CEO और MD हैं टाटा स्टील के। In which continent for the first time session of the International Coordinating Council of UNESCO's Man and Biosphere Program was held? देखिए हाल ही में एक कॉन्टिनेंट है जिसमें पहली बार ये काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज की गई जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो किस कॉन्टिनेंट में आयोजित की गई और पहली बार की गई? तो ये की गई अफ्रीका में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काउंसिल है ये। तो यूनेस्को के अंतर्गत इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल इसका 33वां सेशन किया गया और ये था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का। याद रखिएगा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का। और ये एक हाइब्रिड फॉर्मेट में यानी कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा में। और पहली बार ऐसा हुआ कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इस काउंसिल को ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें 21 देशों की 20 नई साइटों को इंक्लूड किया गया जो हमारे बायोस्फीयर प्रोग्राम है, बायोस्फीयर रिजर्व है। टोटल 727 बायोस्फीयर हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में 131 कंट्रीज़ में, जिनमें कि 22 ऐसे हैं जो कि ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं यानी कि अलग अलग देशों की उनमें बाउंड्री लगती है। और पहली बार जिन्हें ऐड किया गया वो लिस्ट यहाँ लिखी गई है, इन्हें आप रीड आउट कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यूरोप का जो अमेज़न है उसे 5 कंट्री जो है को मैनेज करेंगी। कौन कौन? ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवेनिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो यूनेस्को द्वारा ये बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं तो जितना अर्थ का लैंडमास है, धरती का लैंडमास है, उसका 5% जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व कवर करते हैं। बात करें मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की, वर्ष 2021 में 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है इनके द्वारा और इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा यूनेस्कोज हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है ग्वालियर और ओरछा सिटी के लिए। याद रखिएगा शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा वर्चुअली यूनेस्को का हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है ग्वालियर और ओरछा सिटी के लिए। बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को की स्टैब्लिशमेंट वर्ष 1945 में की गई थी। डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजूले और फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। Which country was recently appointed as a 9th permanent member state of the Shanghai Cooperation Organization? हाल ही में किस देश को शंघाई सहयोग संगठन के 9वें स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए जैसे ही SCO का क्वेश्चन यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन HS के एग्जाम में आया, मुझे लगा डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया होगा, लेकिन उन्होंने कुछ और पूछा था। तो अभी 9th परमानेंट मेंबर स्टेट किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है ईरान को। इससे पहले ईरान जो था वो ऑब्जर्वर कंट्री था। वर्ष 2005 में इसे ऑब्जर्वर बनाया गया था, लेकिन अब इसे 9th परमानेंट मेंबर बना दिया गया है SCO का। SCO की 21st मीटिंग हुई और ये हुई ताजिकिस्तान के दुशांबे में। बात करें ईरान की, ईरान की कैपिटल है तेहरान, प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी और करेंसी है ईरानियन रियाल। बात करें शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। इससे पहले यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती है जिसका नाम था शंघाई 5, जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। उसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान ये मेंबर्स हुआ करते थे। बात करें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स की, इसमें परमानेंट मेंबर्स हैं इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, और अभी ईरान को ऐड कर दिया गया है। और ऑब्जर्वर हैं अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया।
और डायलॉग पार्टनर है अजरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका। इसमें जो परमानेंट मेंबर है उनका नाम याद रखिएगा और हाल ही में किसे ऐड किया गया उसे याद रखिएगा। Which organization released the report named Transforming Food Systems for Rural Prosperity that address the changes needed in order to address nutrition disparity and poverty across the world? देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी। अच्छा, किसके लिए लॉन्च की गई है? इसमें उन आवश्यक परिवर्तनों की बात की गई है जिससे कि पोषण में असमानता और गरीबी को दूर करने पर बात की गई है। तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है? तो ये रिलीज की गई है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द्वारा। इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड का जो फूड है प्रोड्यूस किया जाता है तो मैक्सिमम जो है 2 हेक्टेयर के साइज के जो फार्म्स हैं, खेत हैं, वहाँ पर 31% हमारा जो वर्ल्ड का फूड है प्रोड्यूस किया जाता है। 31% फूड जो है वो 2 हेक्टेयर के साइज के फार्म्स में, खेतों में प्रोड्यूस किया जाता है। और हमारे वर्ल्ड की 37% ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हैं वो फूड सिस्टम द्वारा ही रिलीज़ की जाती हैं। बात करें इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, इसके प्रेसिडेंट हैं गिलबर्ट एफ हुंगबो और वर्ष 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है इटली के रोम में। Which organization was recently selected as the national business correspondent for the State Bank of India to deliver banking services in urban, semi-urban and rural area? देखिए, हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि एसबीआई का नेशनल बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बनाया गया है ताकि वो क्या करेगा, जो भी बैंकिंग सेवाएं हैं एसबीआई की वो भी प्रोवाइड करेगा। तो किसे बनाया गया है? बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को। तो बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को पार्टनर बनाया गया है, यानी कि ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा एसबीआई के बिहाफ पर, जैसे कि सेविंग बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, रेमिटेंसीज, माइक्रो पेंशन, माइक्रो इंश्योरेंस, ओपन अकाउंट विद ई-केवाईसी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, मिनी स्टेटमेंट, पासबुक प्रिंटिंग, इस तरह के जो कार्य हैं एसबीआई के बिहाफ पे बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड करेगा। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके एमडी हैं निखिल गुप्ता। बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में और चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। What is the revised GDP estimate of the India for financial year 2022 as per the Economic Outlook report released by OECD in September 2021? तो इंडिया की रिवाइज जीडीपी क्या है ओईसीडी के अकॉर्डिंग? ओईसीडी के इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ये है 9.7%। याद रखिएगा, जो इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये ओईसीडी द्वारा रिलीज की गई है। ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर है इसका फ्रांस के पेरिस में। सेक्रेटरी जनरल हैं मैथियास कॉरमैन और मेंबर कंट्रीज हैं 38 टोटल। What is revised GDP estimate of India for financial year 2022 as per the Asian Development Bank's Economic Outlook released in September 2021? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उनके द्वारा इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज की गई है, तो इनके द्वारा इंडिया की जीडीपी क्या रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए? तो ये रहेगी 10%। और ये है मसासुगु असाकावा जो कि प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक के और इसका हेडक्वार्टर है मनीला के मनाडलियोंग में। Who was recently conferred with SDG Progress Award by the UN Sustainable Development Solution Network? हाल ही में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा एसडीजी प्रोग्राम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया शेख हसीना को। शेख हसीना कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। बात करें यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की, 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रेसिडेंट हैं जेफरी सात्स और हेडक्वार्टर है यूएस के न्यूयॉर्क में। बात करें बांग्लादेश की, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। देखिए, शेख हसीना जो कि प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका नाम सभी को याद होगा, लेकिन जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है उनका नाम कम ही याद होगा। इनका नाम है अब्दुल हामिद। कैपिटल क्या है? ढाका और करेंसी है बांग्लादेशी टका। रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो वॉन द थर्ड टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की है? तो ये की है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं जस्टिन ट्रूडो और ये बने हैं कनाडा के। इनकी पार्टी का नाम याद रखिएगा, लिबरल पार्टी इनकी है और कनाडा की कैपिटल है ओटावा और करेंसी है कैनेडियन डॉलर। ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।